गांव में एक हरिनाम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके अपने पास खेती की जमीन थी जो बहुत ही उपजाऊ थी, लेकिन वो अत्यंत ही आलसी स्वभाव का था। उसका यही आलस ही गरीबी का मुख्य कारण बन गया। उसके पास ना तो अच्छे बीज बन खरीदने के पैसे रहे और न खेती में मेहनत करने का। वो अक्सर साहूकारों से कर्जा लेकर अपना जीवन व्यतीत करता था। धीरे धीरे उसकी स्थिति और भी दयनीय होती चली गई। आए दिन साहूकार उसके घर में आके तगादा कर अब तक का कर्ज चुका दो। एक दिन हरिराम सोचने लगा, अब तो घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा। लगता है अब इस गांव को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। उसी गांव में एक मनोहर नाम का व्यक्ति भी रहता था जो पेशे से बनिया था। जो एक समय उसकी दुकान बहुत खूब चलती थी, लेकिन समय के साथ उसका लालच बढ़ता गया और उसने सामान में मिलावट करते हुए शुरुआत में उसका लाभ हुआ, लेकिन वो फिर धीरे धीरे गांव के लोगों को उसके धोखेबाजी को उसका पता चल गया और ग्राहक उसके पास आना बंद कर दिया। अब वो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी भी किसी तरीके से जुटा पा रहा था। वो भी मन ही मन में यही सोच रहा था कि दूसरे गांव में जाकर अब काम को शुरू करना पड़ेगा। उसी दिन गांव जाकर छोड़ने का निर्णय किया। दोनों ने अपनी अपनी पोटलियां बांधे और सुबह सवेरे अपने गांव से बाहर निकले। गांव से बाहर निकलते एक चौराहे पर उसके दोनों की नजर पड़ गई। हरिराम ने सोचा, अरे ये तो अपने ही गांव का बनिया मनोहर है। वही मनोहर लाल ने भी सोचा, अरे ये तो हरिराम है, ये तो शायद ये मेरी तरह परेशान होकर गांव से जा रहा है। दोनों ने एक दूसरे को रोककर हाल समाचार पूछा और अपनी अपनी परेशानियों का समाचार सुना। जल्दी वो अच्छे दोस्त बन गए और तय किया कि दोनों साथ ही चलेंगे। काफी दूर पैदल चलते चलते उसके गांव दिखाई दिए। मनोहर लाल ने कहा, भाई हरिराम, लगता है ये कोई नया गांव है, क्यों नहीं अपनी किस्मत यहीं आजमाया जाए। हरिराम ने भी हामी भरी और उसने दोनों गांव में प्रवेश कर लिया। गांव में घुसते हुए हरिराम ने कहा, भाई मुझे तो बहुत भूख लगी और थकान भी चढ़ गई है और कुछ खाने पीने और आराम करने के लिए देखो तो तभी मैं मानूंगा कि तुम सच्चे बनिए। मनोहर लाल चालाक बनिया था। वो समझ गया कि हरिराम उसकी परीक्षा ले रहे। उसने कहा, अच्छा भाई रुको, तुमने कहा है तो अच्छा, देखो मेरा कमाल, भरपेट खाना भी मिलेगा और रहने के भी। दोनों ने पुराने घर के सामने पहुंचा और दरवाजा खोलने आई एक बुढ़िया आई जिसका नाम शांत। उसने पूछा, बेटा तुम दोनों कौन हो और क्या चाहते हो? मनोहर लाल झट से बोला, माई हम राजा के खास सैनिक हैं, पिछले गांव से आए हैं, बहुत थक चुके हैं, कुछ देर आराम करना चाहते हैं, वैसे भी हमें कुछ दिनों तक यही रहना। शांता देवी बोली, अच्छा भीतर आ जाओ बेटा। हरिराम ये झूठ सुनकर यह हैरान हो गया, लेकिन वो चुप रहा और भीतर चला गया। अंदर जाकर शांता देवी ने पूछा, बेटा एक बात समझ में नहीं आई, तुम दोनों सैनिक हो लेकिन कपड़े तो सामान्य लोगों की तरह हैं। मनोहर लाल ने चतुराई से कहा, माई हमें भेष बदल करके घूमना पड़ता है ताकि हम राजा को बता सकें कि तब की उनकी प्रजा कैसी है। और दोनों एक कोने में बैठ गए। मनोहर लाल बोला, माई कुछ खाने का है तो दो, बहुत भूख लगी है। शांता देवी ने थोड़ा उदास स्वर में कहा, बेटा कल से खुद कुछ मैंने नहीं खाया है, अब मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? असल में वो बहुत कंजूस और संकोचित स्वभाव, उसके घर में हर चीज मौजूद थी लेकिन वह झूठ बोल रही। मनोहर लाल ने मुस्कुराकर बोला, ठीक है माई, अगर खाने को कुछ नहीं है तो ना सहे, वो जो से सिलबट्टा जो पड़ा है उसका पत्थर दे दो। शांता देवी चौकी और बोली, पत्थर कर क्या करोगे बेटा? बनिया बोला, माई हम उसी की खिचड़ी बनाएंगे। पत्थर की खिचड़ी? उसके चेहरे पर आश्चर्य फैल गया। पत्थर की खिचड़ी समझकर, पत्थर की खिचड़ी सोच के वो आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर पत्थर की खिचड़ी बनेगी तो कैसे बनेगी? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मनोहर लाल बोला, अरे माई आपने कभी खाई ही नहीं तो अभी तो ऐसा कह रही हैं। पत्थर की खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट होती है कि जो खाता है वो उंगलियां चाटता रह जाता है। अब शांता देवी मन ललचाने लगा। उसने कहा कि अच्छा तो बना के दिखाओ, अगर सच में स्वाद आया तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। बनिया बोला, ठीक है माई,
ये कि हर खिचड़ी बनाना हर किसी का बस की नहीं, हमने एक साधु से सीखा है और दोनों 2 साल से उनकी सेवा करनी पड़ी थी। इसकी रहस्य कोई की यूं ही नहीं बता दे। शांता देवी पूरी तरह लालच में आ गई। उसने बोली, अरे भाई, मुझे वे 10 चांदी के सिक्के हैं, तुम ले लो, लेकिन मुझे भी वो तरीका सिखा दो। बेकार में रोज सब्जी दाल पे पैसे खर्चे होते हैं। बनिया अपने चालाकी पे मुस्कुराते हुए बोला, माई, न जाने तुम पर क्यों दया आ रही है, और कोई और होता तो मैं इस राज को कभी नहीं बता। चलो दे दो सिक्का। शांता देवी ने संदूक से सिक्के निकाले और उसके हाथ में दे दिया। बनिया ने जेब में रखा और उसने कहा, और एक बड़ा बर्तन ला दो माई। अभी लाई बेटा। ठहरो जरा। इधर किसान बड़ी हैरानी से चुपचाप बैठा हुआ देख रहा था। ये अजीबोगरीब बातें सुन रहे थे। जल्दी ही बुढ़िया एक बर्तन लेके आ रही। बनिया ने पत्थर के अच्छी तरह से धोकर उस पत्थर में रखा और वो पानी रख कर चूल्हे पर चढ़ा दिया। बस कुछ देर बाद देखना माई, क्या लाजवाब खिचड़ी बनेगी। कुछ देर बाद चम्मच लेकर वो पत्थर को चलाने लगा। उसने चम्मच से पानी से निकाल के, लेकिन कहा खिचड़ी तो जल्दी बन जाए, लेकिन कहा उसके पास नमक और हल्दी नहीं है। तो बुढ़िया दौड़ के गई और मिर्च लेकर आई और बोले, ये लो बेटा, डाल दो इसमें। बनिए ने नमक मिर्च डाल दिया और फिर से चखने लगा। उसने मुस्कुरा कर कहा, अगर थोड़े से चावल और थोड़ी सी दाल और होती तो और भी खिचड़ी का स्वाद बढ़ जाए। बुढ़िया तुरंत रसोई की तरफ दौड़ी और खिचड़ी का चावल और दाल लेके लोग कहा, लो जितनी जरूरत हो और उसने जितनी जरूरत हो उसने डाल दो। बनिए ने कहा, अब थोड़ा सा घी होता तो क्या ही कहना। बुढ़िया तुरंत घी भी लिया और वो भी खिचड़ी में डाल दिया गया। थोड़ी देर बाद बनिया ने उसे चम्मच से हटाते, लो माई, खिचड़ी तैयार है, अब जरा खा कर देखो और बनाने के तरीका भी समझ में आ गया होगा। बुढ़िया प्रसन्न होकर बोली, हाँ बेटा, अब मैं भी सीख गई पत्थर की खिचड़ी बनाना। फिर तीनों ने मिलकर खिचड़ी खाई और उसने खूब तारीफ की। सबसे तारीफ तो बुढ़िया ही करे, बारे बेटा, पत्थर की खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट होती है तो कभी सोचा ही नहीं था। इस तरह से बनिया ने बहुत चालाकी से खिचड़ी से एक एक सामग्री मंगवा ली और उसी से भरवे और पेट भोजन भी कर लिया और उस चांदी का सिक्के भी बटोर लिए। जब बुढ़िया बाहर किसी काम से गई तो किसान हरिराम, बाप भाई राम, तुमने मान गई तुम्हारी अकल को। कितनी होशियारी से तुमने बूढ़ी अम्मा को मूर्ख बनाया और उसके जूता उसी से और 10 चांदी के सिक्के भी ले लिए। बनिया मुस्कुराते हुए बोला, अब तो तुम मेरे दिमाग को कमाल जानते ही हो, अब तुम्हारी बारी है। तुम भी अपनी अकल का कोई चमत्कार दिखा तभी मैं मानूंगा। किसान बोला, हाँ भाई बिल्कुल, कल सुबह तुम यही आराम करना, मैं कमाने के लिए जाऊंगा और देखना मैं क्या कमाल करता हूँ। अगले दिन सुबह सवेरे किसान तैयार होकर बुढ़िया की झोपड़ी से निकल उठा और बनिया ने बुढ़िया को पहले से समझा देता, आज गांव के मुआयना करने की बारी उसकी दोस्त की है। तो बुढ़िया को किसी के तरह सा शक नहीं हुआ। हरिराम वहां से चलकर और पास के दूसरे गांव में जा पहुंचा। वहां काफी चहल पहल थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कुछ किसान पे एक चबूतरे पर बैठे मिले। उसके बीच महाजन बैठा हुआ था जो सेखी बखार रहा था और भोले भोले किसान को झूठी बातें को विश्वास करवा रहा था। वो महाजन कह रहा था, अरे भाई, तुम मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है। मैं तो जागीरदार साहबाज की बैठक में बैठता हूँ, रोज उनका आदर सत्कार पाता हूँ, वो मुझे भली भांति पहचानते हैं। किसान उसकी बातें सुनकर दंग रह गए और कहने लगे, अच्छा और क्या। तभी हरिराम सोचने, ये तो बड़ा सेखीबाज है और इन भोले किसानों को मूर्ख बना रहा है, क्यों ना इसी की चाल में फंसाया जाए। तो कुछ सोचकर हरिराम भी वहां पहुंचा और महाजन से बोला, अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो चाहूँ तो जागीरदास की साबित खाना भी खा सकता हूँ। यह सुनकर महाजन हंस पड़ा और बोला, क्या कहा, तुम जागीरदास करके खाना खा सकते हो? तुम्हारे जैसे मामूली किसान को अपने पास भी भटकने नहीं देता है। हरिराम ने कहा, अगर यकीन ना हो तो 1 घंटे के बाद तुम देख लेना। महाजन बोला, ठीक है, अगर तुमने जागीरदास के साथ खाना खा लिया तो मेरे पास जो 20 चांदी के सिक्के वो तुम्हारे हैं, लेकिन अगर ना खा सके तो तुम्हें मेरे यहाँ साल भर गुलामी करनी पड़ेगी। हरिराम ने कहा, मुझे मंजूर है, 1 घंटे के बाद तुम इन
एक किसानों के बाद तुम वहीं खाते हुए मिलूंगा तुम्हें। इसके बाद हरे राम ने वहां से विदा लेकर सीधा जागीर के पास घर पहुंचा। जागीर के पास नौकर खड़े हुए थे। उसने जैसे वो अंदर जाने लगा, नौकर वो उसके पास और बोले, अरे तुम जैसे गरीब किसान के अंदर जाना मना है। हरे राम बोला, भाई मुझे सिर्फ जागीरदार साहब एक खास बात करनी है जो उनकी बहुत काम की है। नौकर अंदर गए और जागीरदार को ये बात बताई। जागीरदार बाहर आई और किसान से बोला, क्या बात है बताओ। हरे राम बोला, साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर किसी को घोड़े के सिर के बराबर सोने की जगह मिल जाए तो उसकी क्या कीमत होगी। ये सुनकर जागीर चौंक गया और सोचने लगा, लगता है इसके किसान को कोई खजाना मिल गया है, क्यों नहीं इसके फुसलाकर सोना हथिया लिया जाए। फिर ये बोला, अरे भाई तुम अंदर आ, तो मेरे खाना खाकर ही जाना, बात भी वहीं आराम से करेंगे। जागीरदार ने जब उसकी बातें सुनी तो मुस्कुराकर बोला, अरे भाई मुझे भूख लगी हो तो घर जाने का क्या जरूरत है, मेरे घर से जाकर ही खाना खा लेता। इतना खाकर वो किसान के अपने पास ले गया और नौकरों को हुक्म दिया तरह तरह के पकवान बनाए जाए। कुछ ही देर में किसान के सामने बहुत सारे थालियों के भोजन सम्राट दिया गया। जागीरदार ने अपने हाथ से अपने व्यंजन के हिसाब को खिलाते जाता और किसान मजे से खाते हुए था, हुजूर आप जैसे मेहरबान हो तो किसी चीज की कोई कमी कैसे हो सकती है। जागीरदार ने मुस्कुराकर डब कर खाना खाना, कोई संकोच मत करना है, जो चाहिए वो ले लेना। किसान बोला, अगर आपके होते हुए पेट भरने से चाहिए और क्या चाहिए। उधर 1 घंटा बीत चुका था। शर्त लगाने के बाद महाजन कुछ किसानों को लेकर जागीरदार के घर पहुंचा। अंदर का दृश्य देखकर वह शब्दग्ध रह गया। किसान सचमुच जागीरदार के साथ खाना खा रहा था। वे सब कहने लगे, अरे देखो ये तो वाकई में साहब के साथ भोजन कर रहा है। और जागीरदार भी उसके हंस के बातें कर रहे जैसे कोई पुराना मित्र हो। महाजन बड़बड़ाने लगा, अरे रे जो शर्त लगा बैठे, अब मेरे 20 चांदी के सिक्के के तो गए। मुझे क्या पता था कि ये इतना बड़ा आदमी है। तो खाना खत्म होने के बाद जागीरदार ने जब पूछा, अब बता ही दो, अभी सोने का डला है कहाँ, अब मुझे उसे दे दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। किसान बोला, हुजूर मैं तो यूं ही तो सिर्फ जानना चाहता था, घोड़े का सिर जैसे सोने की सिर जितने कीमत कहते हैं, असल मेरे पास कोई डला बला नहीं। ये सुनते जागीर तो गुस्से से उतर गया। वो चिल्लाया, मूर्ख आदमी, जब कुछ है ही नहीं तो मेरे समय की बर्बादी क्यों की। किसान हाथ जोड़कर बोला, हुजूर अजर को कोई तकलीफ हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और मुस्कुराते हुआ वह घर से बाहर हो गया। बाहर आते ही उसने महाजन से बोले, 20 चांदी के सिक्के वसूले और सीधे बुढ़िया के घर के राह पकड़ ले। वहां पहुंचकर उसने जब ये कहानी बताई तो दोस्त बने को सुना। वो उसकी चतुराई के तारीफ किए बिना रह नहीं सका। किसान भाई आज मान गया, तुम्हें मुझसे भी 2 कदम आगे की चाल चली है। तो फिर दोनों हंसी खुशी खाना खाकर सो गए। अगले दिन उन्होंने तय किया अब दोनों साथ में चलेंगे। बुढ़िया से विदा लेकर वे दूसरे गांव की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में घना जंगल मिला। चलते चलते उसे दूर से धूल उड़ती दिखी। बनिया बोला, अरे घुड़सवार है, तुम कहीं डाकू तो नहीं। किसान बोला, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो जल्दी से झाड़ियों में छिप जाते हैं, वरना जान से हाथ धो बैठे, जो भी थोड़ा बहुत माल है वो भी लूट जाएगा। दोनों झाड़ियों में झाड़ चुके। कुछ देर बाद घोड़सवार उसके पास आकर रुके और घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे कुदाल से गड्ढा खोदने लगे। यह देखकर किसान और बनिया हैरान रह गए। ये जब गड्ढा तैयार हो गया तो घोड़सवार ने घोड़ों से 2 भरे थैली निकाली और उसे गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया और फिर वे उसी दिशा में लौट गए जो जिस दिशा से आए थे। घोड़सवारों को जाते ही किसान को बोला, और दोस्त देखे क्या छिपाया। दोनों ने मिलकर गड्ढा खोदा और जैसे थैले निकाले तो खोले थे, उसकी आंखें चमक उठी। थैली सोने की मुद्राओं से भरी हुई थी। दोनों उछल पड़े थे। भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, बनिया ने कहा। फिर दोनों ने एक एक थैला उठाया और वापस बुढ़िया के घर चल पड़े। रास्ते में बनिया बने, अब हमारे पास इतना धन है, जीवन भर बैठ के खाए तो खत्म नहीं होगा, चलो अपने गांव लौट चले और आपस में बराबर बांट के जीवन भर बिता। किसान भी सहमत है, बिल्कुल सही कहा। अब ज्यादा दिन बुढ़िया के घर रुकना ठीक नहीं,
खबर फैल गई तो मुश्किल हो जाए। तय हुआ कि रात होते हैं वे गुपचुप वहाँ से निकल जाएंगे। शाम को बुढ़िया ने उससे पूछा, और सिपाही भैया, तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे, ये थैले क्या है? किसान बोला, माई, ये पराजी की शिकायतों की अर्जी है जिसने राजा तक पहुंचाना है। तुम्हारी कोई भी को शिकायत भी हो तो कल लिखवा देना। हाँ हाँ, जरूर जरूर। रात हुई, बुढ़िया खाना खाकर सो गए। किसान और बनिए ने गधे पर दोनों थैले सब सवारे और दोनों चुपचाप निकले। रास्ते में उन्होंने तय किया गांव पहुंचने से पहले पे कुछ जरूरी सामान पहुंचे ताकि आगे की जिंदगी को आराम से पहुंचे। पास ही एक नगर में सबसे पहले जो रेशम की पोशाकें खरीदी, जो व्यापारी की दुकान पे गए। वो बोले, सेठ जी, हमें सबसे बढ़िया रेशम की पोशाकें दिखाइए, कीमत की फिक्र ना करें। सेठ बोला, आप तो मेरे खास मेहमान हैं, नगर के बड़े बड़े के सेठ से और यहाँ पे नराज महल भी के यहाँ से ले जाते हैं। उसने एक से बढ़ के एक रेशमी कपड़े दिखाए। दोनों ने महंगी कपड़े पसंद की और थैले से सोने की मुद्रा। व्यापारी ने मुद्रा को ध्यान से देखा और मुस्कुरा कर, आपने यहाँ से सारा सामान ली है, अब मैंने आपका सत्कार नहीं किया, ये तो मेरे व्यापार का सामान के खिलाफ है। रुको, अभी मिठाई। बोले सेठ ने नौकर को इशारा किया और मिठाइयाँ किए और दोनों दोस्त खाने में मुस्कुराए। इसी बीच में सेठ ने एक चुपके से एक नौकर को भेजा जो थोड़ी देर एक कोतवाल पर लेकर पहुंचा। सेठ ने कोतवाल को स्वर्ण मुद्राएं दिखाई और उसने कहा, हुजूर, इन दोनों के पास ये संदिग्ध मुद्राएं हैं, जरा जांच कीजिए। किसान और बनिए को कुछ समझ ही नहीं आया। कोतवाल ने खेले खेले और भर भरा कर स्वर्ण मुद्राएं गिर गई। कोतवाल ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वो दोनों घबरा कर बोले, तो हमने क्या गुनाह किया? हमने तो आपकी क्या माल की कीमत छिपाई है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अब कोतवाल दोनों को लेते हुए सख्त लहजे में बोला, अच्छा तो बोलो, तो ये स्वर्ण मुद्राएं तुमने कहाँ से ली? कोई याम सिक्के नहीं, इन्हें राजमहल की मुहर लगी है। ये खजाने की मुद्राएं सीधे राजा के गुप्त कोष से निकलने वाली। और सुन लो, और 2 दिन पहले ही राजमहल में भी चोरी हुई है। इसका मतलब साफ है इस चोरी तुम दोनों ने की है। अब तुम्हारा मिठाई कारागार में ही होगा। आया राम और गया राम के दोनों तो चेहरे का रंग उड़ चुका था। दोनों बार बार सफाई देते रहे, हमने कोई नहीं चुराई है, हमें सड़क किनारे मिल गए थे, हमारे नियत खराब नहीं थे, बस लालच में आकर मिठाई या खरीद ली। लेकिन कोतवाल ने एक बात भी नहीं सुनी। व्यापारी भी गुस्से में भरा हुआ था। चोर कहीं का, मिठाई की दुकान पर शाही का खजाने का भुगतान कर रहे थे, अब कहते हैं चुराया नहीं। उस राजा के आज्ञा अनुसार उन दोनों को शाही खजाने की चोरी के अनुसार उसे गिरफ्तार कर लिया और कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अंधेरी जेल की दीवारों बीच बैठे आराम और गया राम दोनों चुपचाप अब दोनों अपनी किस्मत को कोसते थे। काश हमने ईमानदारी से अपने गांव रहकर मेहनत की होती। ये सब हमारे लालच का नतीजा। गया राम की आंखें भर आए। अगर उस समय हमने मुद्राएं कोतवाल को सौंप देते तो यह भले आदमी को देते, तो आज हम जेल में नहीं होते। जेल की सीलन भरी रातों में जब बारहवीं बकैदी सोचे थे, जब दोनों एक दूसरे के बार में लालच छूटा हो, यह बड़ा अंत विनाशी होता है। किसी के चीज पे हाथ डालना कभी भी सौभाग्य नहीं लाता है, ये तो संकटों का दरवाजा खुलता है। सीख दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में अगर ईमानदारी का रास्ता छोड़कर अगर हम लालच के पीछे भागते तो चाहे लालच का कितना ही भी मीठा क्यों नहीं लगे, लेकिन वो जाकर अंधेरे में ही छोड़ता है। कड़ी मेहनत और सच्चाई में देरी लगता है, लेकिन कभी अंधकार नहीं। वही चोरी से मिली मिठास तुरंत ही कड़वाहट में बदल जाते। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे लिखिए आपका नाम और आपका शहर। और हाँ,